जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक खास वीडियो भगवान बिरसा मुंडा ब्रिटिश राज के खिलाफ मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले एक महान और निडर सेनानी के जीवन पर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। भगवान बिरसा मुंडा कौन थे? भगवान बिरसा मुंडा ब्रिटिश राज के खिलाफ मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले एक महान और निडर सेनानी थे। उन्होंने केवल 25 वर्षों का जीवन जिया, लेकिन वो बहादुरी से भरा था। उनकी नेक भावनाओं और कार्यों के कारण उनके अनुयायियों ने उन्हें भगवान की उपाधि दी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलिहातू गांव में एक आदिवासी मुंडा परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना जीवन अत्यंत गरीबी में बिताया, इस संघर्ष किया। जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहब ने आपको वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। बिरसा मुंडा का उदय और विद्रोह को बारे में है। आदिवासी समुदायों पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए बिरसा मुंडा ने अपनी आवाज उठानी शुरू की और एक बहुआयामी आंदोलन का नेतृत्व किया। आओ देखते हैं। नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई नायकों की कहानियां हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं रहते, वो एक पूरी क्रांति का प्रतीक बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही नायक की बात करेंगे, बिरसा मुंडा। एक ऐसा नाम जो साहस, विद्रोह और अपने लोगों के हक की लड़ाई का दूसरा नाम है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक सिर्फ 25 साल के नौजवान को भगवान क्यों कहा गया? ऐसी क्या वजह थी जिसने उन्हें अपने लोगों के लिए इतना खास, इतना बड़ा बना दिया? पता है, इसी सवाल का जवाब वही बिरसा मुंडा की पूरी कहानी है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो कहानी के शुरुआत से शुरू करते हैं। कौन थे आखिर ये बिरसा मुंडा और वो किस तरह के माहौल में पले बढ़े थे? बिरसा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। आज का जो झारखंड है वहां के उलिहातू गांव में। वो एक आदिवासी मुंडा परिवार से थे। वो दौर था अंग्रेजी हुकूमत का, और उनके समुदाय के लिए जो हालात थे वो दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे थे। मतलब गरीबी और संघर्ष के बीच ही बिरसा की आंखें खुल रही थीं। और यही वो मुश्किल हालात थे जिन्होंने एक साधारण से लड़के को क्रांति की आग में धकेल दिया। उनके लोगों पर यानी आदिवासियों पर जुल्म की इंतहा हो रही थी। देखिए, ब्रिटिश राज और उनकी लाई हुई जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की दुनिया ही पलट कर रख दी थी। जो लोग सदियों से प्रकृति के साथ एकदम मिलजुल कर रहते आए थे, उनकी जिंदगी और उनकी जमीन दोनों पर बाहरी ताकतों का कब्जा होता जा रहा था। और इसका नतीजा वो सच में चौंकाने वाला था। इस नए सिस्टम ने आदिवासियों को उन्हीं की जमीन पर मालिक से मजदूर बना दिया। जरा सोचिए इस बात को, जो कल तक अपनी जमीन के मालिक थे, आज उन्हें उसी जमीन पर गुलामी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। 1880 का दशक आते आते तो शोषण का ये सिलसिला अपने चरम पर पहुंच चुका था। चारों तरफ बस निराशा और बेबसी का अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उम्मीद की किरण बची ही नहीं है। और बिल्कुल इसी अंधेरे में एक नई आवाज उभरी, एक ऐसा नेता जिसने अपने लोगों को दोबारा उम्मीद दी। बिरसा मुंडा ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, अंदर भी लड़नी होगी। इसलिए उन्होंने 2 मोर्चों पर एक साथ काम शुरू किया। एक तरफ उन्होंने अपने समाज में सुधार लाने का बीड़ा उठाया, और दूसरी तरफ जो बाहरी शोषक थे उनके खिलाफ सीधी आवाज बुलंद की। उन्होंने समाज में जो गहरे अंधविश्वास बैठे थे उन पर चोट की और लोगों को एकजुट किया। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी काम उन्होंने किया लोगों को शिक्षित करने का। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना और ये समझाना कि देखो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो अन्याय है। बिरसा जानते थे कि असली आज़ादी ज्ञान से ही आएगी। उनकी कोशिशें रंग लाईं और जल्द ही ये जागरूकता एक बहुत बड़े विद्रोह में बदल गई, जिसका अंत दुखद जरूर था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा हुआ। बिरसा ने लोगों के दिलों में विरोध की वो चिंगारी जला दी थी जो बस एक ज्वाला बनने को तैयार थी। देखते ही देखते हजारों आदिवासी उनके नेतृत्व में उठ खड़े हुए, अपने शोषकों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन साल 1900 में इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। एक पल को लगा जैसे सब खत्म हो गया, पर असल में कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेने वाली थी। उनकी शहादत ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी।
बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद जो हुआ ना, वही उनकी अमर विरासत है। उनकी लड़ाई ने एक ऐसा बदलाव लाया जो आज भी कायम है। उनके आंदोलन का दबाव इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा, और नतीजा था छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये बिरसा मुंडा और उनके लोगों के बलिदान की सीधी जीत थी। इस कानून ने दो बहुत बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। पहला, इसने आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने या ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी, और दूसरा, इसने आदिवासियों के अधिकारों को पहली बार कानूनी सुरक्षा दी। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो जिस जल जंगल जमीन के लिए बिरसा ने अपनी जान दी थी, उसे बचाने का एक पक्का रास्ता मिल गया था। और यही वजह है कि उन्हें भगवान कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को सिर्फ आज़ादी का एक सपना नहीं दिखाया, बल्कि उसे हकीकत में बदलने का रास्ता भी बनाया। आज अपनी मृत्यु के इतने सालों बाद भी बिरसा मुंडा का नाम लाखों भारतीयों को प्रेरित करता है। उनकी कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि जब अन्याय के खिलाफ सच्ची हिम्मत से आवाज उठाई जाती है तो इतिहास बदल जाता है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ 25 साल की थी, लेकिन जिनकी विरासत आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक जिंदा हकीकत है। बिल्कुल। एक ऐसा शख्स जिसे उनके अपने लोग भगवान कहकर पुकारते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की। हमारे पास इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर का एक लेख है, और इसके जरिए हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक 25 साल का नौजवान अपने लोगों के लिए भगवान बन गया। जी। वो कौन से हालात थे जिन्होंने उन्हें बनाया, और क्यों उनका संघर्ष आज भी इतना मायने रखता है। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस पूरे आदिवासी समाज के आत्मसम्मान की, उनके अस्तित्व की लड़ाई है। अधिकारों की लड़ाई। हाँ, अधिकारों की लड़ाई, जिसे बिरसा मुंडा के नाम से एक चेहरा मिला। ये कहानी है जल, जंगल और जमीन की। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। जी। उस दुनिया में चलते हैं जिसमें बिरसा मुंडा ने अपनी आंखें खोली। मतलब 1870 का वो दशक, वो दौर कैसा था। आप देखिए, स्रोतों के मुताबिक बिरसा मुंडा का जन्म हुआ 15 नवंबर 1875 को, आज के झारखंड में। जी, झारखंड के उलिहातू गांव में। और ये वो दौर था जब पूरा आदिवासी समाज मतलब एक बहुत बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहा था। उथल-पुथल किस तरह की? सदियों से ये लोग जंगलों के साथ, जमीन के साथ एक होकर रहते आए थे। उनकी अपनी एक व्यवस्था थी। अच्छा। खूटकट्टी कहते थे उसे। इसका मतलब था कि जमीन पर किसी एक का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का हक होता था। यानी एक तरह की सामुदायिक मिल्कियत। तो फिर समस्या कहाँ से शुरू हुई? समस्या शुरू हुई जब ब्रिटिश हुकूमत आई। और जमींदार भी? हाँ, ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारी व्यवस्था। वो अपने साथ एक नया कानून, एक नई सोच लेकर आए, निजी संपत्ति का कानून। इसे ऐसे समझिए कि कल तक जो जंगल, जो जमीन आपका घर था, आज अचानक कोई कागज लेकर आता है और कहता है कि ये अब मेरा है। बिल्कुल। और अब आपको अपनी ही जमीन पर काम करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। ये तो सिर्फ एक आर्थिक हमला नहीं हुआ, ये तो उनके अस्तित्व पर ही हमला था। एकदम सही। उनकी खून कट्टी व्यवस्था को पूरी तरह तोड़ दिया गया, और जमींदार, साहूकार, जिन्हें वो दीकू कहते थे, दीकू मतलब बाहरी लोग, हाँ, बाहरी लोग, वो उन पर हावी हो गए। स्रोत ये बताता है कि 1880 आते आते आदिवासियों का शोषण इतना बढ़ गया था कि वो अपनी जमीन पर मालिक से बंधुआ मजदूर बनकर रह गए थे। ये तो एक गहरे अपमान और लाचारी का दौर रहा होगा। बहुत ज्यादा। ऐसे घुटन भरे माहौल में किसी चिंगारी का भड़कना तो तय ही था। जी। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि बिरसा मुंडा का विद्रोह हथियारों से नहीं, विचारों से शुरू हुआ। हाँ। एक राजनीतिक नेता बनने से पहले उन्होंने एक समाज सुधारक की भूमिका निभाई। ये एक बहुत ही अलग रास्ता था। और यही उनकी दूरदृष्टि थी। वो शायद ये समझ गए थे कि जो समाज अंदर से टूटा हो, जो अंधविश्वास में, शराबखोरी में, आपसी फूट में बटा हो, वो किसी बाहरी ताकत से लड़ ही नहीं सकता। ले अपने ही समाज की कमियों पर वार किया। तो उन्होंने किया क्या? मतलब किस तरह के सुधारों की बात की? उन्होंने एक नए पंथ, बिरसायत की शुरुआत की। अच्छा। एकेश्वरवाद की बात की, मतलब एक ही ईश्वर की पूजा। अच्छा। लोगों से कहा कि यह अंधविश्वास और कर्मकांड छोड़ो, साफ सुथरा जीवन जियो, शराब से दूर रहो। ये सिर्फ, आप देखिए, ये सिर्फ धार्मिक सुधार नहीं था। नहीं, ये तो आत्मसम्मान जगाने की कोशिश है। बिल्कुल। ये अपने लोगों में आत्मसम्मान और गौरव जगाने की एक कोशिश थी।
वो उन्हें ये एहसास दिला रहे थे कि तुम्हारी संस्कृति किसी से कम नहीं है, तुम्हें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी कोई स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता है तो उसे अक्सर अपने ही लोगों का विरोध झेलना पड़ता है। क्या बिरसा मुंडा के साथ ऐसा नहीं हुआ? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ। और शुरुआत में हुआ भी होगा, शक तो रहा होगा लोगों को। एक उम्मीद और बिरसा मुंडा के करिश्माई व्यक्तित्व, उनकी बातों की सच्चाई और उनके निस्वार्थ भाव ने लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। धीरे धीरे हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए। तो एक बार जब समुदाय अंदर से मजबूत हो गया, एकजुट हो गया, तब आंदोलन ने एक राजनीतिक रूप ले लिया। जी। और यहीं से उलगुलान यानी महान विद्रोह की शुरुआत होती है। हाँ, जब लोगों में आत्मसम्मान जागा तो उनमें अपने अधिकार छीनने वालों के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी आया। उलगुलान सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं था। नहीं, ये उन सभी ताकतों के खिलाफ था जो शोषण के लिए जिम्मेदार थीं। जमींदार, साहूकार और ब्रिटिश नीतियां। अच्छा। बिरसा मुंडा ने नारा दिया था, अब्बू राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था रानी का राज खत्म हो और हमारा राज स्थापित हो। जी। ये अपनी संप्रभुता का, अपने स्वराज का ऐलान था। लेकिन जाहिर है ब्रिटिश साम्राज्य जैसी बड़ी ताकत से टकराना आसान तो नहीं रहा होगा। इस विद्रोह का अंजाम क्या हुआ? विद्रोह बहुत जबरदस्त था। उसने छोटा नागपुर के पूरे इलाके में ब्रिटिश शासन की, कह सकते हैं कि, नींव हिला दी थी। लेकिन आखिरकार ब्रिटिशों की संगठित सैन्य शक्ति के सामने ये विद्रोह टिक नहीं पाया। इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। और फिर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, 1900 की शुरुआत में उन्हें पकड़ लिया गया और सिर्फ 25 साल की उम्र में 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मौत हो गई। रहस्यमयी परिस्थितियों में 25 साल की उम्र में क्रांति का अंत। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी और शायद कई विद्रोहियों की हुई भी। लेकिन बिरसा मुंडा की कहानी तो असल में यहीं से एक नया मोड़ लेती है ना? बिल्कुल। यहीं पर एक नेता की भौतिक मृत्यु और उसके विचारों के अमर हो जाने का फर्क साफ दिखता है। उनकी मौत ने विद्रोह की आग को बुझाया नहीं, बल्कि उसे और भड़का दिया। ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि आदिवासियों के गुस्से को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कि अगर इस इलाके में शांति चाहिए तो समस्या की जड़ तक पहुंचना ही होगा। और समस्या की जड़ थी जमीन से बेदखली। तो इसी के जवाब में उनकी सबसे बड़ी और स्थायी विरासत सामने आई, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। जी। ये कानून क्या था और ये इतना ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? ये कानून बिरसा मुंडा और उनके उलगुलान का सीधा नतीजा था। ये एक कानूनी ढाल बन गया। ढाल? हाँ, ढाल। इस एक्ट ने साफ तौर पर आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने या ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी। अच्छा। इसने उनकी वो जो हूट-कट्टी व्यवस्था थी ना, हाँ, सामुदायिक भूमि वाली, उसे कानूनी मान्यता दी। मतलब आसान शब्दों में कहें तो जिस जमीन की लूट की वजह से ये पूरा विद्रोह हुआ था, उस लूट पर सरकार को एक कानूनी ताला लगाना पड़ा। ये तो अद्भुत है। यानी उनकी विरासत कोई जीती हुई लड़ाई या कोई स्मारक नहीं, बल्कि एक कानून का दस्तावेज है। एक जिंदा दस्तावेज। एक जिंदा दस्तावेज जो आज भी उनके लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है। ये दिखाता है कि असली बदलाव कभी-कभी हथियारों से नहीं, हक की लड़ाई से आता है। एकदम सही कहा आपने। और इसीलिए उनके लोग उन्हें भगवान या धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता कहते हैं। ये सिर्फ कोई उपाधि नहीं है, ये इस बात की स्वीकृति है कि उस 25 साल के नौजवान ने उनके भविष्य को सुरक्षित कर दिया। उनकी पहचान, उनकी संस्कृति जो उनकी जमीन से जुड़ी है, उसे बचा लिया। तो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया? बिल्कुल नहीं। उनका बलिदान एक ऐसी जीत में बदला जो उनकी जिंदगी से कहीं ज्यादा लंबी साबित हुई। तो आज की इस चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि बिरसा मुंडा सिर्फ एक योद्धा या स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। नहीं, वो एक दूरदर्शी समाज सुधारक थे, एक रणनीतिकार थे जो जानते थे कि असली लड़ाई बाहर लड़ने से पहले अंदर जीतनी पड़ती है। जी बिल्कुल। और उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसका असर उनकी मौत के बाद भी बना रहा और जिसने उनके समुदाय को उनका सबसे बुनियादी हक दिलाया, उनकी जमीन का हक। और ये आज के संदर्भ में एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। क्या? स्रोत हमें दिखाता है कि बिरसा मुंडा ने 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी। बाहरी शोषण और अपने ही समाज की आंतरिक कमजोरियों के खिलाफ। आज के सामाजिक आंदोलनों के लिए इन दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ लेकर चलना कितना प्रासंगिक है,
क्या सिर्फ बाहरी व्यवस्था से अधिकार मांगना काफी है या समुदाय को अंदर से भी सुधारते रहना जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।